Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. BS third semester course Basic Physical Chemistry 1, course code CAM 233. इससे पहले के लेक्चर में हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज, मोलर रिफ्रैक्शन और स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि मोलर रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कि किस तरीके से आप मोलर रिफ्रैक्शन से किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, उसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप किसी भी लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं, और वो तरीक़ेकार जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मैं आपके साथ जो है पेज शेयर कर रहा हूँ, अगर आप गौर फरमाएं। ये जो पहली जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्टोमीटर्स के हवाले से, क्योंकि रिफ्रैक्टोमीटर्स को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। और दो तरह के रिफ्रैक्टोमीटर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले रिफ्रैक्टोमीटर को एबेज रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, और दूसरा जो रिफ्रैक्टोमीटर है उसको पुल-फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर कहा जाता है। एबेज रिफ्रैक्टोमीटर का जो जनरल स्केच है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और ये 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मुश्तमिल होता है। इसमें 3 ऑप्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। पहली जो चीज़ है वो एडजस्टेबल मिरर है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है M। इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इसकी पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। दूसरा जो है आपके पास वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्रिज्म्स हैं, 2 प्रिज्म है। वो प्रिज्म 1 जिसको P1 कहा जाता है, और प्रिज्म 2 P2 जिसको एक किस्म के बॉक्स में ग्लोस किया जाता है, जिसको प्रिज्म बॉक्स कहते हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है या तीसरा कंपोनेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम टेलीस्कोप कहते हैं, जिसको T से डोनेट किया जाता है। और यहाँ पर आपको आई पीस भी नज़र आ रहा है, जिससे आप जो है बुनियादी तौर पर स्केल से स्केल के ऊपर स्केल को यूज़ करते हुए या आई पीस के ज़रिए आप स्केल से किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर होता क्या है, अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर ऐसी चीज़, मतलब जो यहाँ पर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। आपके पास जो लाइट सोर्स है L, उससे जो है रेज इस मिरर के ऊपर पड़ती हैं, जो रिफ्लेक्ट होती हैं इनटू द लोअर प्रिज्म, दैट इज P1। लोअर प्रिज्म के ऊपर पड़ती हैं, ग्लास प्रिज्म होता है, ठीक है, जिसको इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म भी कहते हैं। और इस प्रिज्म की जो हाइपोटेन्यूज सरफेस होती है, इट इज ग्राउंड होती है, बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में होती है। और वो इसलिए ग्राउंड होती है इस तरह, इसलिए पाउडर फॉर्म में होती है ताकि इसके अंदर जो रेज एंटर हो वो उनको स्कैचर कर सके इन ऑल डायरेक्शंस, उनको स्प्रेड कर सके। और जो प्रिज्म 2 है, जिसको रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, वो फाइनली पॉलिश्ड होता है, उसको पॉलिश किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बुनियादी तौर पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को 2 प्रिज्म के दरमियान रखा जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मालूम करना चाहते हैं या डिटरमिन करना चाहते हैं, उसकी स्मॉल क्वांटिटी को इन 2 प्रिज्म्स के दरमियान रखा जाता है, ठीक है, दैट इज बिटवीन 2 प्रिज्म्स P1 एंड P2। फिर क्या किया जाता है कि जो रेज एंगल बनाती हैं ग्रेटर देन दी ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये कि जो रेज इस प्रिज्म 1 से एंटर होकर प्रिज्म 2 में जाती हैं और प्रिज्म 2 के साथ जो एंगल बनाती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि या उस लिक्विड से गुजरती हैं, जो लिक्विड से गुजरती हैं, फिर प्रिज्म 2 के साथ जो एंगल बनाती हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो ग्रेजिंग एंगल से ग्रेटर होगा देन दैट रे विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड, वो रे मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये पीछे भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास जो रे है जो टोटली रिफ्लेक्ट हो, मतलब जो रे जो है, मतलब जो अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजिंग एंगल से ग्रेटर हो, तो आपके पास जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर आपके पास ग्रेजिंग एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजिंग एंगल के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो उस केस में आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। सो आप देख सकते हैं कि जब
यहाँ पर कहते हैं कि जब इस किस्म की सिचुएशन अराइज हो जिसमें आपके पास, याद रखें कि द रेज मेकिंग ग्रेटर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म टू आर टोटली रिफ्लेक्टेड, वो मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो जब टेलीस्कोप में देखा जाता है इसको, इस व्यू को देखा जाता है टेलीस्कोप में, तो आपके पास जो है डार्क, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो डार्क और ब्राइट पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। इसमें डार्क पोर्शन भी होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, और ब्राइट पोर्शन भी होता है जो कलर्ड बैंड्स पर मुश्तमिल होता है, कलर्ड बैंड होता है। सो द बैंड जो है आपके पास, ये एक शार्प बाउंड्री बनाता है। बैंड जो है जो इन दो रीजन्स को, डार्क रीजन और ब्राइट रीजन को सेपरेट करता है, जो शार्प बाउंड्री होती है वो ये जो शार्प बाउंड्री है, इट करस्पॉन्ड्स टू द रेज विच पास थ्रू द प्रिज्म P2 एट द ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि जो बाउंड्री है, जो ये शार्प एज है, या जो आप कह सकते हैं कि जो जो बैंड है जो खास किस्म की शार्प एज बनाता है या शार्प बाउंड्री बनाता है इस व्यू फील्ड ऑफ व्यू में, वो किससे करस्पॉन्ड करते हैं, उसकी मुताबिक किसके साथ होती है, उन रेस के साथ जो प्रिज्म 2 में एंटर होती हैं उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ जो ग्रेजिंग एंगल के बराबर हो, दैट इज 90 डिग्री के बराबर हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। सो वो टेलीस्कोप में मतलब ये कि टेलीस्कोप में वो एंटर होती हैं और उनका एंगल जो होता है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है, क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेजिंग एंगल के बराबर हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आप बॉक्स को ओपन करते हैं, जो आपके पास बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को ओपन करते हैं और दो प्रिज्म्स के दरमियान कुछ ड्रॉप्स जो है लिक्विड के आप डाल देते हैं, उन्हें क्लीन ग्राउंड सरफेस, ग्लास सरफेस के बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साफ सरफेस होती है ग्लास की, उसके ऊपर उसको डाल देते हैं और फिर बॉक्स को आप क्लोज कर देते हैं। फिर टेलीस्कोप को आप फोकस करते हैं इस तरीके से कि आपके पास जो टेलीस्कोप है इस तरीके से फोकस करते हैं, टेलीस्कोप इज फोकस, और मिरर की पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करते हैं फॉर मैक्सिमम इल्यूमिनेशन। मिरर को आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि आपके पास जो चमक है या इल्यूमिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि टेलीस्कोप, तो प्रिज्म बॉक्स जो है उसको आप स्लोली आगे और पीछे दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके पास एक फील्ड व्यू अपीयर हो जाता है। एक ऐसा व्यू, आपको एक बैकग्राउंड ऐसा नज़र आता है जो कि आधा जो है डार्क होता है और आधा जो होता है वो ब्राइट होता है, या आधा इल्यूमिनेटेड होता है और आधा डार्क होता है। तो जब वाइट लाइट पास होती है आपके पास इस प्रिज्म से, तो आपके पास कलर्ड फ्रिंजेस बनती हैं, कलर्ड जो है बैंड्स बनते हैं। सो आपके पास जो ऑब्जर्व्ड आर रिमूव्ड, उनको आप रिमूव कर सकते हैं अगर आप कंपनसेटिंग प्रिज्म को रोटेट करें, और आपके पास क्या होगा कि एक शार्प लाइन, तब तक इसको रोटेट करेंगे जब तक एक शार्प लाइन नहीं आ जाती जो कि डार्क और ब्राइट पोर्शंस को क्या करती है, डिवाइड करती है या उनको सेपरेट करती है, ठीक है। सो आपके पास क्या हो जाता है कि फिर आप क्या करते हैं, आप प्रिज्म बॉक्स को रोटेट करते हैं और इस तरीके से रोटेट करते हैं कि आपके पास जो शार्प बाउंड्री है जो डार्क और ब्राइट पोर्शंस को डिवाइड कर रही है, वो टेलीस्कोप के इंटरसेक्शन, उस पॉइंट को, टेलीस्कोप के उस पॉइंट को जहाँ पे दो क्रॉस वायर जो है या क्रॉस वायर जो है टेलीस्कोप को इंटरसेक्ट कर रही है, उनके साथ को इंसाइड करें, ठीक है, ऑफ द टेलीस्कोप। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं फ्रॉम द स्केल। जो स्केल आपको नजर आ रहा है, स्केल से आप जो है किस केस में मेजर करते हैं, जब आपके पास जो वो डार्क बाउंड्री या वो शार्प बाउंड्री जो डार्क और ब्राइट कलर्ड पोर्शंस को डिवाइड कर रही है, अगर वो को इंसाइड करे क्रॉसिंग एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉसिंग वायर्स ऑफ टेलीस्कोप, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आप आई पीस से का यूज करते हुए स्केल से जो है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। अब इसका ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि आपके पास जो चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है और साथ में जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस वजह से आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा है कि आप एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सो नेक्स्ट जो है आपके पास इसके बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके पास है पुल फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर। ये पुल फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर क्या है?
फुल फ्लेज रिफ्रैक्टोमीटर की जो आपको डायग्राम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं फुल फ्लेज, या उसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। तो इसलिए फुल फ्लेज रिफ्रैक्टोमीटर जो है इस तरीके से आप जो है फुल फ्लेज रिफ्रैक्टोमीटरी से आप आसानी बहुत एक्यूरेट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको फिगर नज़र आ रही है, फिगर जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फिगर, ये फिगर है इसके लिए जो आपको नज़र आ रही है। इस फिगर में बेसिकली आपके पास एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, जिसको जो है रिप्रेजेंट किया गया ए, बी और सी से। ये प्रिज्म है, राइट एंगल्ड प्रिज्म है, और इसके ऊपर एक जो है एक ग्लास सेल होता है, ग्लास सेल जिसको इसके ऊपर अटैच किया जाता है इस प्रिज्म के ऊपर, और इसके अंदर लिक्विड डाली जाती है। वो लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मेजर करना चाहते हैं वो लिक्विड इस ग्लास सेल के अंदर डाली जाती है, या ग्लास ट्यूब के अंदर डाली जाती है। फिर क्या किया जाता है कि आप क्या करते हैं, रे को एंटर करते हैं। रे इज अलाउड, मोनोक्रोमेटिक रे इज अलाउड टू एंटर द लिक्विड। मोनोक्रोमेटिक रे, सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जैसे सोडियम लैंप या मर्करी वेपर लैंप यूज करते हैं, जिससे जो है लाइट जो है वो एंटर होती है इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर एंटर होती है, एंड इट कवर्स अ पाथ। और फॉर आप याद रखें कि यहाँ पर जो लाइट है, जो रे है, वो जो इस लिक्विड के साथ एंगल बनाती है, या जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री एंगल होता है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द ग्रेजिंग एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेजिंग एंगल के बराबर होना चाहिए। ग्रेजिंग एंगल वो एंगल होता है, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो तो उसको हम ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। ये लाइन जो है आपको नजर आ रही है, ये लाइन, इस लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। डार्क जो है, डार्क लाइन है, इसे रिप्रेजेंट किया गया है, जो इससे कि इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इस नॉर्मल के साथ और लिक्विड में एंटर हो रही है। फिर वो क्या कर, ये रे जो है इट कवर्स अ पाथ, ये पाथ कवर करती है, और उस पाथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। ये एक्स वाई जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स वाई, देखिए एक्स वाई एंड जेड, जेड ये पाथ है इसका, या इसको ए एक्स वाई और जेड जो है इसका पाथ है इस रे का, कि ये रे एंटर हो रही है, फिर प्रिज्म के अंदर इस लिक्विड से एंटर होती है प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म से फिर ये बाहर की तरफ इमर्ज हो जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ इमर्ज हो जाती है, और बाहर आपको यहाँ पे टेलीस्कोप नजर आ रही है। ये टेलीस्कोप है जिससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है, उसके मुताबिक जो है आप जो है मेजरमेंट करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू को देखते हैं, उसके मुताबिक जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट करते हैं। फिर बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जो टेलीस्कोप है, अगर यहाँ पर देखिए इस केस में, चूंकि ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो रे है, जो चूंकि इससे इमर्ज हो रही है इस प्रिज्म से, ये बुनियादी तौर पे इसको आप इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये रे जो है ये बुनियादी तौर पे इस प्रिज्म में, आप इस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं, ये प्रिज्म में एंटर हो रही है, तो इस प्रिज्म के लिए जो ये रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस प्रिज्म। ठीक है, और अगर याद रखें कि अगर आपके पास इस टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप है, अगर ये इतना एंगल बनाए कि ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेस हो, मतलब इट इज इन दिस रीजन, ये इस रीजन में हो, तो ये रीजन डार्क होता है। आपके पास जो जो फील्ड है, जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आपके पास आपको डार्क नजर आता है, अगर आपके पास टेलीस्कोप जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेस एंगल बनाए। तो आपके पास जो सिचुएशन है, अगर आप देखिए गौर से यहाँ पर, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, मतलब ये कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो टेलीस्कोप है, इफ इट मेक्स द एंगल लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में आपके पास जो बैकग्राउंड है आपको डार्क नजर आता है। एंड इफ इट मेक्स द एंगल दैट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ग्रेटर एंगल बनाती है टेलीस्कोप, तो आपके पास जो है लाइट जो है इसमें इजीली एंटर होती है, और आपके पास जो व्यू है वो इस तरीके से नजर आता है कि वो डार्क और ब्राइट पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वो व्यू जो है आपको इस तरह नजर आता है कि वो डार्क और ब्राइट पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। अगर ये टेलीस्कोप इतना एंगल बनाए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
उससे ग्रेटर हो तो आपके पास इस केस में लाइट आसानी से टेलीस्कोप में एंटर हो सकती है और आपके पास जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क और ब्राइट पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। अब इस केस में आप क्या करते हैं कि इस केस में आप जो है मेजरमेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको ज़रा हम देखते हैं, पीछे डिस्कशन भी करते हैं इसके ऊपर। फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि किस तरीके से आप जो है ये सारी डिस्कशन जो है मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि जब टेलीस्कोप जो है अगर एंगल बनाए मेक्स द एंगल ग्रेटर देन द आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फील्ड व्यू जो है आपको पास इस तरह अपीयर होता है कि वो ब्राइट होता है। और देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट डिटर्मिनेशन जो है आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्यूरेटली उस वक्त डिटर्मिन कर सकते हैं जब आपके पास जो फील्ड व्यू है या जो बैकग्राउंड है उसमें एक शार्प बाउंड्री जो है वो डिवाइड करे डार्क और ब्राइट पोर्शन को, ठीक है। या कैन बी मेड एट विच ए शार्प बाउंड्री डिवाइडिंग अ डार्क एंड ब्राइट फील्ड ऑफ व्यू कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द टेलीस्कोप। अगर आप टेलीस्कोप में इस तरीके से देखें कि आपके पास एक शार्प बाउंड्री है जो डार्क पोर्शन और ब्राइट पोर्शन को डिवाइड कर रही है, तो उस केस में आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेजिंग एंगल के बराबर होता है, या उसको आप आसानी से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आसानी से मेजर किया जा सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर जो डायग्राम है उसमें ये चीज़ आपको मज़ीद आसानी से क्लियर हो जाएगी अगर आप इस डायग्राम को वहाँ से देखें। ये डायग्राम है, ठीक है। अगर आपके पास जो लाइट है जो इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री बराबर हो, या ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये केस में ये वाला जो एंगल है अगर ये 90 डिग्री के बराबर हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप जो है स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। यू यूज स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ से फिर आप मेजरमेंट करते हैं। कैसे मेजरमेंट करते हैं आप देख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ incidence divided by sine of angle of refraction is equal to capital N divided by small n. The capital N is the refractive index of prism, small n is the refractive index of liquid. So if the angle of incidence is 90 degree, then sine of 90 degree divided by sine of r is equal to capital N divided by small n. Since you know that sine of 90 degree is 1, so 1 by sine of r is equal to capital N divided by small n. So if we invert this equation, we get sine of r is equal to small n divided by capital N. It appears, yeah, it is apparent from figure 1. आपको फिगर 1 से ये चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी अगर आप फिगर 1 को गौर से देखें, ठीक है। फिगर 1 है जो हमने पीछे डिस्कस भी की है। आज फिगर 1 को अगर आप गौर से देखें, इस फिगर 1 में अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर हो, ये देखिए 90 डिग्री के बराबर हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 माइनस आर के बराबर होता है। क्योंकि ये जो एंगल है, जो ये रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो, या जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, आप कह सकते हैं वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये टोटल एंगल जो है, ये जो टोटल एंगल है जो आप देख सकते हैं, ये टोटल एंगल जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। सो आपके पास ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 माइनस आर के बराबर होगा। इट शुड बी इक्वल टू 90 माइनस आर। सो अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर दें इस फार्मूले में जो आपके पास है, स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ का जो केस है उसमें अगर पुट कर दें तो आपके पास सिचुएशन इस तरीके से आ जाती है। रिफ्रैक्ट फॉर प्रिज्म की सिचुएशन ऐसे आ जाती है, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस आर, because the angle of refraction in case of prism, when the angle of incidence is 90 degree, the angle of refraction is 90 minus r, so is equal to capital N, where capital N is the refractive index of prism. You know that according to the trigonometric relationship, sine of alpha minus beta is equal to sine alpha cos beta minus cos alpha sin beta. In this case आपके पास अगर यहाँ पर अल्फा की जगह 90 पुट कर दें और बीटा की जगह r पुट कर दें, तो उस फॉर्मूले के मुताबिक आपके पास ये इस तरीके से आता है, sin of 90 डिग्री इंटू cos of alpha minus cos of 90 डिग्री इंटू sin of alpha। आपको पता है cos of 90 1 जो है ना 0 के बराबर होता है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाती है, और sin of 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो आपके पास एज अ रिजल्ट सिर्फ cos of r आता है, दैट इज sin of 90 minus r is equal to cos of r, दैट इज cos of angle of refraction। आगे अगर आप आगे जाएं इस सिचुएशन में आगे जाएं तो ये देखिए आपको पता है कि इसमें अगर आप साइन ऑफ 90 माइनस आर की जगह कॉज ऑफ आर पुट कर दें, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एन। सो वी नो दैट इस फार्मूले से आपको ये चीज़ सामने आ जाती है, दैट इज कॉज ऑफ आर शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल नाउ।
कैपिटल एन, इसको आपने रीअरेंज कर दिया। ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशनशिप के मुताबिक आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट मींस दैट अगर आप इसको दोनों तरफ अंडर रूट लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इट मींस दैट साइन ऑफ r इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो कॉस ऑफ r की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है, दैट इज साइन ऑफ i डिवाइडेड बाय n। तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर r की जगह पुट कर दें साइन स्क्वायर i डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास ये आ जाता है। ये n स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाता है अंडर द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i, where I is angle of incidence and capital N is the refractive index of prism. We know that according to Snell's law, the product of the refractive index of prism and the angle of sine of angle of refraction is equal to small n, which is the refractive index of liquid. ये refractive index of liquid के बराबर है। सो यहाँ पे पुट कर दें n is equal to under the root of n square minus sin square i। ठीक है, तो अगर आपको n की वैल्यू मालूम हो, which is the refractive index of prism, जो ऑलरेडी आपको मालूम होती है, और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कैलकुलेट कर दें, जिस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या टेलीस्कोप आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि आपके पास जो बैकग्राउंड है वो शार्प, उसमें शार्प बाउंड्री जो है वो डार्क और ब्राइट रीजन्स को डिवाइड करती है, तो उस केस में आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्यूरेटली मेजर कर देते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपको मालूम हो तो आप जो है स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो टेबल है, यहाँ देखें टेबल ऑफ वैल्यूज जो है, इसके लिए जो टेबल है, इनकी वैल्यूज की जो टेबल जो है आपको मैन्युफैक्चरर्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट को जो बनाते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है टू वेरिंग डिग्रीज, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आप क्या करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर जो सोर्स यूज़ करते हैं लाइट सोर्स को, या सोडियम लैंप होता है या मर्करी वेपर लैंप होता है। ठीक है, तो ये अगर आप सोडियम डी लाइन ऑफ सोडियम यूज़ करें, मतलब डी लाइन ऑफ सोडियम मीन्स कि जो सोडियम की डी एक्साइटेशन से जो लाइट एमिट होती है जो विजिबल रीजन में है, तो उस केस में आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको n विद सबस्क्रिप्ट d रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस वजह से आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आपके पास आज का लेक्चर है। हमारा जो लेक्चर है यहाँ तक इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद प्रॉपर्टीज़ को है डिस्कस करेंगे, अबाउट डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट क्या है और उसको किस तरीके से डिटर्मिन किया जाता है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।